Ovarian torsion. What is ovarian torsion? Rotation of ovary compresses blood supply, leading to pain and potential necrosis. पोटेंशियल नेक्रोसिस जब स्टार्ट होगी तो क्या होगा, अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन आपने क्या करानी है? इन्वेस्टिगेशन में आपने फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन तो होगी अल्ट्रासाउंड। कौन सा? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना है आपने फॉर पेल्विक मास। और इसके अलावा एडिशनल आप क्या करा सकते हो? सीटी करा सकते हो, एमआरआई करा सकते हो फॉर करेक्टराइजेशन, सीरोलॉजिकल ट्यूमर मार्कर, प्रेगनेंसी टेस्ट और इन्फ्लेमेटरी मार्कर कराएंगे। अब इसकी ओवेरियन टॉर्शन की मैनेजमेंट क्या होगी? डिपेंड करती है साइन एंड सिम्टम के ऊपर। फंक्शनल सिस्ट मैनेज होती है कंजर्वेटिवली या फिर सर्जरी के जरिए अगर वो सिम्टोमेटिक है। जर्म सेल एंड एपिथेलियल ट्यूमर जो जो होते हैं ना, उन्हें ऑन एंड ऑफ आपको जरूरत पड़ती है सर्जिकली रिमूव करने की फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, अब देखो ये नॉर्मल आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपको टॉर्शन दिखाई जा रही है, टॉर्शन बिगिन। और ये टॉर्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई जैसे ही कंप्रोमाइज होगी तो ये एरिया नेक्रोटिक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको ओवेरियन टॉर्शन दिखाई हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। ये है बिनाइन डीएन ऑफ द सर्विक्सेस। पहला आता है सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। इसमें नॉर्मल है ये सर्वाइकल एक्ट्रोपियन किस किस किन किन चीजों में? एक तो रिप्रोडक्टिव एज जो वोमेन आती है उसमें, प्रेजेंट विद द रेड सर्कुलर एरिया ऑन द एक्टो सर्विक्स अराउंड द एक्सटर्नल सर्वाइकल ऑस। ठीक है, और often ये प्रेजेंट करती है प्यूबर्टी के टाइम पे। कोई औरत अगर पील्स यूज कर रही है उसमें, और प्रेगनेंसी में। और ये एमसीक्यू हमारा आता है, प्रेगनेंसी में जो है एक्ट्रोपियन वो नॉर्मल है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड स्टार्ट हो सकती है, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर एक्सेसिव क्लियर म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है। मैनेजमेंट आपने क्या करनी है? स्विच कर जाना है ईस्ट्रोजन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, या फिर आपने परफॉर्म करना है सर्वाइकल एब्लियन जिसे क्रायोकॉटरी भी कहते हैं। और फिर इंश्योर करना है कि ये जो आपने कॉटरी की है ये नॉर्मल ही है। अगर तो ये नॉर्मल नहीं है तो फिर आगे उसके साइटोलॉजी वगैरह आप कराओगे, और आपने इन्फेक्शन को लास्ट में एक्सक्लूड करना है। नेक्स्ट आता है आपका नेबोथियन फोलिकल या फिर नेबोथियन सिस्ट ऑन द सर्विक्स। ये नॉर्मल सर्विक्स दिखाई हुई है और इसमें नेबोथियन सिस्ट ऑन सर्विक्स शो कराया हुआ है। अब ये क्या है? ये म्यूकस फील्ड सिस्ट है फ्रॉम सील कोलमनर ग्लैंड इन द ट्रांसफॉर्मेशन जोन, जो कि विजिबल है ऑन एक्टो सर्विक्स। मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है? जनरली इसकी कोई लाइन से आती ट्रीटमेंट है नहीं होती, तो लेकिन कोलमनर ग्लैंड, म्यूकस फील्ड सिस्ट फ्रॉम सील्ड कोलमनर ग्लैंड। ठीक है। मैनेजमेंट में आपने क्या करना है? नॉर्मल कोई ट्रीटमेंट नहीं रिक्वायर होती, अगर लार्ज वन है तो उसे आपने ड्रेन कर देना। नेक्स्ट है सर्वाइकल पोलिप। बिनाइन ट्यूमर है फ्रॉम एंडो सर्वाइकल एपिथेलियम, और अपीयर कैसे होता है? एज अ स्मूथ रेडिश प्रोट्रूजन। और क्या काज करेगा? डिस्चार्ज, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। मैनेजमेंट में एवलियन विद पोलिप फोर्स। नेक्स्ट है सर्वाइकल स्टीनोसिस। सर्वाइकल स्टीनोसिस में क्या होता है? नर्विंग हो जाती है एंडोसर्वाइकल कैनाल की ड्यू टू सर्जिकल प्रोसीजर लाइक कोन बायोप्सी अगर आप करते हैं, या फिर एंडोमेट्रियल एब्लिजन करते हैं। तो ये जो एरिया आपको शो कराया गया ना, इसकी स्टीनोसिस होना शुरू हो जाती है, नर्विंग शुरू हो जाती है ये वाले एरिया की। ठीक है, यहाँ पे ये नॉर्मल शो कराया हुआ है और यहाँ पे ये नर्विंग है। और सिम्टम क्या होंगे? ट्रैप्ड ब्लड
जैसे हीमाटोमा यहाँ पे बन जाएगा, लीडिंग टू साइक्लिक डिस्मेनोरी विदाउट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, सर्जिकल डायलिटेशन करनी है अंडर अल्ट्रासाउंड और हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेंस यूज करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास यूट्राइन पोलिप्स, ये शो कराए हुए हैं यूट्राइन पोलिप आपको, छोटे छोटे ये सर्वाइकल है नीचे वाला, ये ऊपर वाले यूट्राइन पोलिप है। अच्छा, इनकी क्या है, फॉलिकल एंडोमेट्रियल आउटग्रोथ होती है जिन्होंने एबनॉर्मल ब्लीडिंग काज करना है, पोटेंशियली फर्टिलिटी इशू काज करते हैं, और ये मोस्ट कॉमन है, 10 to 20% फीमेल में ये होते हैं विद एबनॉर्मल ब्लीडिंग। इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, ओबेसिटी, लेट मेनोपाज, टिमोक्सिफिन यूज करने से, और पॉसिबली कोई अगर वुमेन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी ले रही है तो उसमें भी एंडोमेट्रियल पॉलिप बन सकते हैं। अब मैनेजमेंट आपने क्या करनी है, सबसे पहले तो डायग्नोस करना है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से, हिस्टेरोस्कोपी से, या फिर सेलाइन इन्फियन सोनोग्राफी से, और फिर आपने इसकी पोलिपेक्टमी कर देनी है। रिमूवल और पोलिपेक्टमी परफॉर्म करेंगे अगर तो सिम्टोमेटिक है, या फिर इसे निकाल के, अगर ये बहुत ज्यादा इनलार्ज है, ठीक है, तो फिर आपने इसमें देखना है कि हाइपरप्लेजिया या फिर कैंसर फॉर्मेशन तो नहीं हो रही। नेक्स्ट है एशरमैन सिंड्रोम, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एशरमैन सिंड्रोम में क्या होता है, अगर पहले से कोई प्रोसीजर हुआ है, क्यूरेटिज बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसके अंदर स्कार फॉर्मेशन बन जाएगी। स्कार फॉर्मेशन से क्या होगा, यहाँ पे फाइब्रोसिस और एडहीजन स्टार्ट हो जाती है इन द एंडोमेट्रियल कैविटी आफ्टर ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस मेंस्ट्रुअल शेडिंग होगी और सब फर्टिलिटी हो जाती है। काजेस क्या हो सकती है इसमें, एंडोमेट्रियाइटिस हो सकता है या फिर एक्सेसिव क्यूरेटेज की वजह से। मैनेजमेंट क्या करनी है आपने, hysteroscopic adenolysis to break down the intrauterine adhesion, दो ट्रीटमेंट इज चैलेंजिंग, लेकिन फिर भी आपने ये सारी एडहेरेंस निकालनी है इसमें से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यूट्राइन फाइब्राइड एंड एडिनोमायोसिस। अच्छा, यहाँ पे भी आपको ये एशरमैन का एक दिखाया हुआ है स्लाइड, ये नॉर्मल हेल्दी है और ये एशरमैन वाला है, यहाँ पे देखो ये स्कार टिश्यूज शो कराए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एडिनोमायोसिस एंड यूट्राइन फाइब्राइड। व्हाट इज यूट्राइन फाइब्राइड, फाइब्राइड को आप लियोमायोमास भी कहते हैं, बिनाइन ट्यूमर ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल है। फाइब्राइड जो है वो क्या है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल। अब इसकी प्रेवलेंस क्या है, ये ऑलमोस्ट 40% वुमेन में मौजूद होता है, मोर कॉमन इन नली पेरस वुमेन जो ओबीज हो, या फिर किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, या फिर अफ्रीकन डिसेंट में, और मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल ट्यूमर है ये। क्लासिफिकेशन बेस करती है ऑन द लोकेशन, जैसे अगर कोई है सबम्यूकोजा में, कोई होता है इंट्राम्यूरल, और कोई होता है सब सिरोजल, ठीक है, या फिर कोई आउटसाइड भी हो सकता है जैसे ब्रॉड लिगामेंट के अंदर। अब इसके सिम्टम क्या है, फाइब्राइड के क्या सिम्टम होते हैं, यूट्राइन फाइब्राइड के साथ जब पेशेंट आता है तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड की कंप्लेन कर रहा एक्सएमबी होता के है, साथ आएगा। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीड के साथ आएगा, या फिर रिप्रोडक्टिव इशू जिसमें सबफर्टिलिटी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, और फिर प्रेशर सिम्टम जैसे ब्लैडर, बाउल डिसफंक्शन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, या फिर कोई इस तरह की नेचुरल हिस्ट्री वो दे जिसमें ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट जो कि ग्रो करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइब्राइड भी ग्रो करता है, श्रिंक कर जाता है पोस्ट मीनोपास, और डी जनरेशन टाइप में जैसे रेड या हेमरेजिक, या फिर हाईलाइन हो सकता है जिसमें सॉफ्टनिंग होती है, और सिस्टिक या फिर नेक्रोसिस के साथ। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, अक्सर वैसे ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, लेकिन मेंस्ट्रुअल डिस्टरबेंस भी काज करती है, प्रेशर सिम्टम भी आ सकते हैं, और इनफर्टिलिटी भी काज कर सकती है। डायग्नोस आपने कैसे करना है, डायग्नोसिस आपका डिपेंड करता है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के ऊपर। उसके बाद है हमारे पास अल्ट्रासाउंड आप कराओगे, एमआरआई फॉर लोकलाइजेशन और साइज के लिए। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट में गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट दे सकते हो, या फिर मैं ड्रग का नाम लिख रही हूँ, यूली प्रिस्टल, PRISTAL, यूलिप्रिस्टल एसीटेट, लेस इफेक्टिव लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल में आपने हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करनी है अगर तो सब सिरोजल है,
या फिर लेप्रोस्कोपिक और ओपन मायोमेक्टमी कर सकते हैं और हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं। रेडियोलॉजिकली अगर आपने चलना है तो फिर क्या करेंगे, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसे कैसे लिखते हैं आप, यूएई से, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका एडिनोमायोसिस। ये व्हाट इज एडिनोमायोसिस? एंडोमेट्रियल ग्लैंड एंड स्ट्रोमा फाउंड विद इन द मायोमीट्रियम, इसे हमने कहना है, ये क्या है, एडिनोमायोसिस। अब इसका प्रेवलेंस क्या है, ये भी 40% ऑफ हिस्टेरो हिस्टेरेक्टमी स्पेसिमेन में होता है, ठीक है। और वोमेन के अंदर 30s टू 40s की जो वोमेन होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन है। अब इसके सिम्टम क्या है, इसमें डिस्मिनोरिया होगा, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड होगा और यूट्राइन इनलार्जमेंट होगी। डायग्नोसिस आपने कैसे करना है, अल्ट्रासाउंड कराना है और एमआरआई कराना है। ट्रीटमेंट में मेडिकली और सर्जिकली, मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, प्रोजेस्टिन कॉन्टेनिंग लीवोनॉर्जेस्ट्रेल आईयूसीज दे सकते हैं, या फिर बोट प्रोवेरा दे सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट देंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, वही हिस्टेरेक्टमी करेंगे फॉर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है आपका एंडोमेट्रियोसिस। ये आपको डिफरेंस दिखाया हुआ है एंडोमेट्रियोसिस और एडिनोमायोसिस के दरमियान। अब व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस? एंडोमेट्रियोसिस को डिफाइन आप तब करेंगे जब एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो करेगा आउटसाइड द यूट्राइन केविटी, टिपिकली पेल्विक पेरिटोनियम के अंदर, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट के अंदर, या फिर ब्लैडर की वॉल के अंदर। कहाँ कहाँ पे? पेरिटोनियम में, ब्लैडर वॉल में, या फिर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट में जब एंडोमेट्रियल टिश्यू ग्रो करेगा उसे आप क्या कहते हो, एंडोमेट्रियोसिस कहते हो। अब इसकी काज क्या हो सकते हैं? एंडोमेट्रियोसिस अगर हो गया, इसने फर्दर क्या काज करना है? फाइब्रोसिस काज कर सकता है, डीपली इन्फिल्ट्रेट कर सकता है इनटू द टिश्यू, चॉकलेट सिस्ट बना सकता है इन द ओवरी, और रियरली ये अपेयर होता है इन द अम्बलाइकस, एब्डोमिनल स्कार बनाएगा और प्लूरल केविटी को भी इन्वेट कर सकता है। अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस है इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू ब्लीड करेगा साइक्लिकली, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू भी ब्लीड करता है, और क्या काज करेगा, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस और एडियंस, जिससे क्या होगा, पेल्विक पेन होगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है, या फिर एक टर्म हम यूज करते हैं फ्रोजन पेल्विस। ये कौन करता है, एंडोमेट्रियोसिस काज करता है। अब इस फ्रोजन पेल्विस में क्या होगा, एक्सटेंसिव एडियन विद डिसरप्शन होगी ऑफ नॉर्मल एनाटॉमी, नॉर्मल एनाटॉमी सारी चेंज हो जाएगी, एक्सटेंसिव एडियन स्टार्ट हो जाएंगे। अब है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकली आपको साइक्लिक पेन मिल सकता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मिलेगी, क्रोनिक पेन मिलेगा, फटीग होगी, डीप डिस्पेरिन्यूरिया और डिस्टेजिया हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे आप एंडोमेट्रियोसिस का? सबसे पहले तो आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है जिसमें थिक एंड लिगामेंट और टेंडर्ड मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जो कि इफेक्टिव है, और लेकिन अगर तो स्मॉलर लियन है तो उसके लिए फिर ये लेस यूजफुल है। एमआरआई करा सकते हैं जो कि लार्ज लियन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेशली गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस के लिए अगर कोई चीज है एंडोमेट्रियोसिस की, तो वो क्या है हमारे पास, लेप्रोस्कोपी है। उसे आपने क्या करना है, बायोप्सी भी ले सकते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शन के तौर पे भी आगे चल सकते हैं, ब्लैक या फिर व्हाइट कलर में। अब यहाँ पे सी ये 125 का भी इतना ज्यादा रोल नहीं है, वो इतना रिलायबल नहीं है एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, ठीक है। अब ये क्या काज करेगा, इनफर्टिलिटी काज कर सकता है। 30 to 40% जो वुमेन होती है विद एंडोमेट्रियोसिस वो इनफर्टाइल हो जाती हैं, ठीक है। सर्जरी अगर आप कराते हैं तो उससे इम्प्रूव हो सकती है फर्टिलिटी, लेकिन अगर खाली मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है तो फिर वो इम्प्रूव नहीं हो सकती फर्टिलिटी। मेडिकल है, मेडिकल में आपने क्या देना है, एनाल्जेसिक देंगे, एनसिड फॉर द पेन रिलीफ। हार्मोनल में आपने सीओसीपीस देने हैं,
कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन दे देंगे, गोनेडो आपने क्या करना है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी है फॉर डिफेंसिव, और अगर सर्जरी बात, रिकरेंस जो है इसकी हो सकती है, रिकरेंस रेट इसका ज्यादा है एंडोमेट्रियोसिस का। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बिनाइन कंडीशंस ऑफ वल्वा एंड वेजाइना, नॉन नियोप्लास्टिक। पहला आता है हमारे पास बर्थ, ये जो आपको शो कराई हुई है यस मैम। बार्थोलिन सिस्ट है, ये जो शो कराई हुई है, ठीक है। अच्छा, में ही एब्सेस बनता है। बार्थोलिन क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड है ना, तो अगर इस ग्लैंड में कोई ब्लॉकेज हो जाती है, ब्लॉकेज ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड may lead to abscess due to obstruction and inflammation, ठीक है। कॉमन होती है ये रिप्रोडक्टिव एज फीमेल में, और सिस्ट मास जो है ये मीडियल लेबियल मेजोरा के ऊपर मौजूद होता है या फिर लोअर वेस्टिबुलर एरिया में मौजूद होगा, ठीक है। जबकि जो एब्सेस है वो पेनफुल फ्लक्चुएटिंग मास होती है एट सेम लोकेशन। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्ट में आपने क्या करना है, वार्म कंप्रेशन देना है, लेकिन अगर एब्सेस ये हो गई है लेबिया तो में जोड़ा एब्सेस पे शुड होता बी, है। हाँ, मीडियल वॉल ऑफ द लेबिया मेजोरा, ठीक है। अगर तो वो हो गई है, सिस्ट है, तो अब वो आप एक आता है ने ना, सिर्फ एक वो करना एमसीक्यू है। ना कि आया हुआ था फरवरी में भी कि मतलब लेबिया में जोड़ा और हाइमेन के बीच में कोई स्पेलिंग पूछी हुई थी, ये वो तो नहीं है? हाँ, वहां पे ही ये बार्थोलिन सिस्ट मौजूद होती है। अब एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट याद है तो वो आप मुझे बता दें, लेकिन इसकी मुझे लोकेशन ना यही है। ये याद है कि वो लोकेशन उन्होंने ना इस तरह रेफर करके पूछा हुआ था एमसीक्यू के, लेबिया मेजोरा और हाइमेन के बीच में है। ठीक है, फिर ये बार्थोलिन ये सिस्ट वो या उसकी एब्सेस तरह की ही है बात वो, की जैसे होगी। यूजुअली कोई बॉयल आता है या कुछ जो मतलब फॉलिकुलाइटिस वाला, ये उसी की तरह ही है। फोलिकुलाइटिस नहीं कह सकते, सिस्ट फॉर्मेशन अलग होती है, फोलिकल फॉर्मेशन अलग होती है, ठीक है, लेकिन होता उस तरह की है, ये इनलार्जमेंट वैसी ही होती है, लेकिन क्योंकि ये ग्लैंड के अंदर होती है तो ये सिस्ट बनाती है, और अगर ये एब्सेस बनाएगी तो फिर इसे बार्थोलिन एब्सेस कह देंगे, और एब्सेस जहां पे भी होगी उसे अपने ड्रेन करना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लाइकन स्क्लेरोसिस, ये शो कराया हुआ है लाइकन स्क्लेरोसिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जिसमें पोर्सिलिन व्हाइट प्लाक बनते हैं, और ये बनाते हैं फिगर ऑफ 8 अराउंड द एनस, एनस के अराउंड फिगर ऑफ 8 बनाएंगे, ठीक है। पोर्सिलिन व्हाइट प्लाक होते हैं ये। इंक्रीज इन प्यूबर्टल एंड पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल, स्लाइटली इंक्रीज करते हैं ये रिस्क को, किस चीज के, स्केमस सेल कार्सिनोमा के रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लाइकन सिंप्लेक्स क्रोनिकस, स्केमस एपिथेलियम हाइपरप्लेजिया हो जाता है ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन प्रेजेंट विद द लेदरी थिक स्किन, पेपर लाइक पैटर्न, और कोई उसमें स्केमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क नहीं होता, और उसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है, स्टीरॉइड्स देने हैं। ये देखो थिक स्किन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे पास वेल्व्युलर कार्सिनोमास, स्केमस सेल कार्सिनोमा ऑफ वल्वा कौन प्रोड्यूस करता है, मोस्ट कॉमन और रिपीटली आस्क्ड क्वेश्चन है सीपीएसपी का, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। कौन कौन सी स्ट्रेन्स होती हैं उसकी, 16 होती है एंड 18, जो अफेक्ट करती है यंगर एज ग्रुप के वोमेन को, या फिर नॉन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टाइप भी कुछ दी हुई है जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग लाइकन स्क्लेरोसिस कास करती हैं, जो कि अफेक्ट करती हैं ओल्डर एज फीमेल को ग्रेटर देन 70 इयर्स, ठीक है। और ये लियन जो होती है वो कॉलीफ्लावर टाइप लियन होती है विद द लियन, और ये इसकी ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, वाइड एक्सियन करना है और लिम्फ नोड रिमूवल करना है विद द कीमो और रेडियोथेरापी। उसके बाद आता है आपका एक्स्ट्रा मेमोरी पेगिट डिजीज,
इसमें इंट्रा एपिथेलियल एडिनोकार्सिनोमास बनते हैं विद प्रूराइटिस, एरिथीमा और अल्सर, ठीक है। और इसमें कार्सिनोमा का रिस्क जो होता है वो काफी लो होता है। फिर आती हैं आपकी कुछ वेजाइनल पैथोलॉजीज, जिसमें आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, क्लियर सेल एडिनोकार्सिनोमा और सार्कोमा बोट्रियाइड्स। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है वो सेकेंडरी होता है टू द सर्वाइकल सर्वाइकल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जो क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा है वो लिंक करता है अप टू यूट्रो एक्सपोजर, और खास तौर पे जो डाई इथाइल स्टील बेस्ट्रोल आप देते हैं ना फीमेल के अंदर, फीमेल जो बेबी होता है, ठीक है, उसमें ये क्या खास करेगा, क्लियर सेल कार्सिनोमा। और ये हमारा एमसीक्यू है डाइथाइल स्टील वाला, खास तौर पे जो फीमेल बेबी होता है उस दौरान हम इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं डाइथाइल स्टील बेस्ट्रोल के। किस नाम से आ रहा है आजकल? मुझे नहीं पता है। क्लियर सेल कार्सिनोमा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सार्कोमा बोट्रियाइड। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनल रेप्डोमायोसार्कोमा का ये वेरिएंट है जो अफेक्ट करता है फीमेल को, खास तौर पे जो लेस देन 4 ईयर ओल्ड होती हैं, प्रेजेंट विद अ ग्रेप लाइक मास, जिसमें पोलीपॉइड मास आएगा जो कि इमर्ज होता है फ्रॉम द वेजाइना। और ये डेस्मिन पॉजिटिव स्पिंडल सेल है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डेस्मिन पॉजिटिव स्पिंडल सेल। ट्रीटमेंट में आपने क्या कराना है, सर्जरी। फिर आते हैं कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द यूट्रस, उसमें एंडोमेट्रियल कैंसर आएगा टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या आएगा, एंडोमेट्रियोइड एडिनोकार्सिनोमा, ईस्ट्रोजन ड्राइवन अराइजिंग फ्रॉम द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। और जो टाइप 2 है वो हाई ग्रेड सीरस या फिर क्लियर सेल कार्सिनोमास हैं जो कि अराइज होते हैं फ्रॉम द एट्रोफिक एंडोमेट्रियम। अब इनकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, टाइप 1 की तो इटियोलॉजी होगी प्रोलॉन्ग ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से, ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, या फिर टेमोक्सिफिन के यूज की वजह से। टाइप 2 का अभी क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे आप, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव देंगे, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस दे सकते हैं जो कि लो कर देगा रिस्क को। इसके अलावा प्रोफाइलेक्टिक हिस्टेक्टमी रिकमेंड कर सकते हैं। स्क्रीनिंग, नो एविडेंस सपोर्ट रूटीन स्क्रीनिंग फॉर द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। ऐसा नहीं होता, मतलब पैप स्मेयर तो हम वैसे सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए करा रहे हैं रूटीनली भी, लेकिन जो एंडोमेट्रियल है इसके लिए कोई मतलब रूटीन के कोई इस तरह के टेस्ट नहीं है। क्लिनिकल फीचर में क्या आता है, मेन सिम्टम पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आएगी जो कि की सिम्टम है इसका। इसके अलावा क्या हो सकता है अदर सिम्टम्स में, हैवी इरेगुलर ब्लीड, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, प्री मेनोपॉजल वुमेन, एडवांस केसेस में प्रेजेंट विद द एब्डोमिनल पेन, यूरिनरी या फिर बॉल डिस्टर्बेंस के साथ या फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम के साथ आ सकता है। अब आपने डायग्नोस कैसे करना है, वही टिपिकल डायग्नोसिस है कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आपने कराना है, देख लेना है कि एंडोमेट्रियल की थिकनेस कितना इंक्रीज हुई हुई है, ठीक है। अगर तो थिकनेस ग्रेटर देन 4 mm है तो फिर आपने हिस्टेरोस्कोपी और बायोप्सी करनी है, और एबनॉर्मल जो एरियाज हैं उसकी बाद में एक्सीजन करा लेनी है। और स्टेजिंग में देखो, एमआरआई फॉर स्टेजिंग आपने कराना है, और फीगो सिस्टम के तहत जो है ना आपने आगे देखना है कि कितना प्रोग्नोसिस हो सकता है। मैनेजमेंट में सर्जरी है, एडजुवेंट ट्रीटमेंट है और हार्मोनल थेरापी है। सर्जरी में टोटल हिस्टेक्टमी कर सकते हो, बायलेटरल सल्पेंजोओफ्रेक्टमी के साथ भी चल सकते हो आप, ठीक है। और जो हाई ग्रेड ट्यूमर होते हैं उनमें आपको लिम्फ नोड की डाइसेक्शन भी करनी पड़ती है। अगर एडजुवेंट ट्रीटमेंट की बात करें तो पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरापी होगी, कीमोथेरापी फॉर द एडवांस एंड मेटास्टेटिक डिजीज, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी यूज करेंगे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए और इन ऑपरेटिव ऑपरेबल केस के लिए। और प्रोग्नोसिस क्या है इसका, 5 ईयर सर्वाइवल रेट है 80% फीमेल्स के अंदर। बेटर आउटकम इसकी होगी इन अर्ली स्टेज और लो ग्रेड ट्यूमर के अंदर, लेकिन पुअर प्रोग्नोसिस है अगर ये हाई ग्रेड ट्यूमर निकला और टाइप 2 ट्यूमर निकला तो। सार्कोमास ऑफ द यूट्रस, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें लियोमायोसार्कोमा आ सकता है, कार्सिनोसार्कोमा हो सकता है, या फिर मिक्स्ड एपिथेलियल सार्कोमा भी हो सकता है। ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, सर्जरी करनी है और कुछ को रेडियोथेरापी की भी जरूरत होती है। उसके बाद कुछ आपके सर्वाइकल कैंसर की बात की गई है। सर्वाइकल कैंसर सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके पास है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस,
स्ट्रेन 16, 18, 31, 33 एंड 45 ये कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब 100 से ज्यादा स्ट्रेन है आपके पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के, लेकिन कुछ जो बताए हुए हैं 16, 18 बहुत कॉमन है जो सीपीएसपी में आते हैं। उसके अलावा 31, 33, 45 बीइंग हाई रिस्क सर्वाइकल कार्सिनोमा, और ये स्प्रेड होते हैं थ्रू कैसे, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन से, ठीक है। और पैथोलॉजी इनकी क्या, सर्विक्स और कोलमनर एपिथेलियम, जिसे आप क्या कहते हैं, एंडो सर्विक्स कहते हैं। और जो स्केमो कोलमनर जंक्शन है जहाँ पे ये दोनों आपस में मीट कर रही हैं, ठीक है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन जोन बन जाता है। परसिस्टेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन जोन के अंदर लीड करता है सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लास्ट, जिसे आप CIN के नाम से जानते हैं, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ CIN जो है वो रिग्रेस भी कर सकता है और प्रोग्रेस भी कर सकता है। लो ग्रेड CIN जो है वो अक्सर जो है वो रिग्रेस कर देगा, लेकिन जो हाई ग्रेड है वो प्रोग्रेस करता है और कैंसर फॉर्मेशन करता है। अब है डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस में मशहूर जमाना आप पैप स्मीयर कराते हो, जो कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। सर्वाइकल साइटोलॉजी या पैप स्मीयर डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, और इसमें आप क्लासिफाई करते हो डिस्केरियोसिस के ऊपर कि लो ग्रेड है या फिर हाई ग्रेड है। अगर हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्टिंग जो है वो इम्प्रूव करती है स्क्रीनिंग सेंसिटिविटी को, और फिर फर्दर मतलब आपको गाइडलाइन मिल जाती है कि आपने क्या कराना है इन्वेस्टिगेशन में, और कोलोस्कोपी वगैरह। कोलोस्कोपी मैग्नीफाइड एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स है, जो कि आपको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में हेल्प करती होती है CIN के। उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ द प्री मेलिग्नेंट सर्वाइकल डिजीजेस। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इसे और ज्यादा फैलने नहीं देना, और इंश्योर करना है कि पोस्ट ट्रीटमेंट जो है ना वो साइटोलॉजी आपकी नेगेटिव आए। अप्रोच आपने कैसे करना है, अगर तो हाई ग्रेड है तो उसकी तो आपने एक्सीएन और एब्लियन करनी है, ठीक है। अक्सर आप लूप एक्सीएन भी करते हो, लेकिन अगर लो ग्रेड है तो फिर आप क्या करोगे, स्पॉन्टेनियसली वो रिग्रेस हो जाएगा 60% केसेस में। फॉलो अप आपने रखना है उसका, और कोलोस्कोपी रखनी है विद द साइटोलॉजी। हर 6 महीने के बाद आपने उसकी साइटोलॉजी भी साथ साथ करानी है। उसके बाद जो आप एब्लियन करते हो लूप एक्सीएन, उसके एडवांटेज क्या है, हाईली इफेक्टिव है ये, कॉस्ट एफिशिएंट है, और इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इम्प्लीकेशन। अगर लार्ज पोर्शन ऑफ द सर्विक्स को आपने रिमूव कर दिया तो मिसकैरेज का रिस्क इंक्रीज कर जाएगा, और प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क भी इंक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आपको बताएंगे हैं, जिसमें कोल्ड कोआगुलेशन है और कोन बायोप्सीज वगैरह। पोस्ट ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग में क्या करना है आपने, टेस्ट ऑफ क्योर एट 6 मंथ, और हायर रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट प्लस साइटोलॉजी करानी है। और कुछ आपके पास वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, जो कि प्रिवेंट करती है हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन और CIN को। वैक्सीनेशन टारगेट गर्ल्स, कौन सी गर्ल्स, एज ऑफ 12 to 13 years वाली। इंक्लूड उसमें क्या क्या आपने देना है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की कौन कौन सी वैक्सीन देनी है, टाइप 16, 18, 6 और 11 के खिलाफ। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, सिम्टोमेटिक भी हो सकता है। अगर एसिम्टोमेटिक होगा तो उसमें क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम माइक्रोस्कोपिक डिजीज है जो कि एसिम्टोमेटिक है, और प्री इन्वेसिव डिजीज होती है ये। जबकि सिम्टोमेटिक्स जो हैं उनमें क्या होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। खास तौर पे जो एडवांस स्टेजेस आती हैं जिसमें 3 और 4 है, वो क्या काज करती हैं, पेन, इनकॉन्टिनेंस, एनीमिया, और साथ में रीनल फेलियर भी काज करती हैं। अच्छा, उसके बाद ये पेल्विक एग्जामिनेशन पैथोफिजियोलॉजी ये आपकी काम की नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और स्टेजिंग में देखो, स्टेजिंग वही आपकी फीगो सिस्टम है। डायग्नोसिस आपने कैसे करना है, बायोप्सी करा लेनी है, MRI करा लेना है, और उसमें देखना है लिम्फ नोड की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, या फिर अगर उसकी एक्सटेंशन हो चुकी है, मेटास्टेसिस हो चुकी है, तो फिर आपने एक्सरे कराना है, एक्सरे चेस्ट। और एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं अंडर एनेस्थीसिया, और सिस्टोस्कोपी प्रोवाइड करेगी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर कुछ है तो। उसके अलावा स्टेजिंग मेथड है, नीचे आ जाओ, डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा इन सिटू में, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18, रिलेटेड प्रोग्रेस टू CIN1 एंड CIN3, एसिम्प्टोमेटिक डायग्नोस कैसे करते हैं, वाया पैप स्मीयर, और इसमें रिस्क फैक्टर क्या होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, स्मोकिंग,
अर्ली क्वाड्रेकी, और लोकेशन इसकी कहाँ पे है, वही स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन था वहां पे। इन्वेजिव कार्सिनोमा में कुछ स्टेजेस आपको बताई हुई हैं। स्टेज 0 है, 1, 2, 3 एंड 4। 1 0 जो है वो कहाँ पे है, कार्सिनोमा इन सीटू है। 1 कहाँ तक है, सर्विक्स तक या फिर यूट्रस तक। 2 बियॉन्ड द यूट्रस जाएगी बट नॉट इन्वॉल्व पेल्विक वॉल और लोअर 1/3 ऑफ द वेजाइना। जबकि 3 जो है वो पेल्विक साइड वॉल को भी इन्वॉल्व करती है और अपर वेजाइना को भी इन्वॉल्व करती है। और जो 4 है वो कहाँ तक जाएगी, ब्लैडर तक, रेक्टम तक और बियॉन्ड द पेल्विस भी जा सकती है। स्टेज 1A की आपने जो ट्रीटमेंट करनी है वो क्या करनी है, लो वॉल्यूम कैंसर often found incidentally require complete एक्सीजन, और आपने मार्जिन उसके सारे क्लियर कर देने हैं। अगर डिजीज मल्टीफोकल है या प्री इन्वेजिव लीजन परसिस्ट कर रही है तो फर्दर आपको बायोप्सी की जरूरत पड़ेगी, और उसके तहत आपने जो है वो फर्टेलिटी भी देखनी है और फॉलो अप भी करना। नेक्स्ट है आपका इन्वेसिव सर्वाइकल कार्सिनोमा, स्टेज 1B to 4। अब स्टेज 1B ये आपने सारे रट्टा फाई नहीं करने, सिर्फ एक दफा देख लो इसमें हो क्या रहा है। 1B में ट्यूमर कन्फाइंड रहता है टुवर्ड्स द सर्विक्स, और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में आपने क्या देनी है, रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करनी है विद बाइलेटरल पेल्विक नोड डाइसेक्शन। और स्टेज 2 to 4 इसमें ट्यूमर एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द सर्विक्स, इसमें रेडियोथेरापी आप कराएंगे विद और विदाउट कीमोथेरापी। सर्जरी जनरली आप अवॉइड करते हो इसमें। सर्जरी फॉर द स्टेज 2B उसमें रेडिकल हिस्टेरेक्टमी करोगे, पेल्विक लिम्फ नोड की डाइसेक्शन करोगे और प्रिजर्व करोगे ओवरी को, अगर तो वुमन प्री मेनोपॉजल है, ठीक है। लेकिन लेकिन इसमें भी रिस्क होता है कि ब्लैडर एटोनी हो जाती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है और लिम्फ एडिमा हो जाता है। फिर है कुछ रेडियोथेरापी, पेलिएटिव केयर, मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ वेजाइना के लिए क्या करना है और मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ वुल्वा के लिए क्या करना है। रेडियोथेरापी में क्या होगा, डिलीवर्ड वाया एक्सटर्नल बीम जैसे टेलीथेरापी के जरिए आप दे सकते हैं, या फिर इंटरनली ब्रेकीथेरापी के जरिए आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कीमोथेरापी में सिस्प्लांटिन आएगा, और सिस्प्लांटिन का साइड इफेक्ट मेनली क्या आता है, जो कि अक्सर पूछते हैं। हम नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं। नेफ्रोटॉक्सिक होता है, वेरी गुड। पेलिएटिव केयर, पेलिएटिव में एडवांस स्टेज में जहाँ पे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट आपकी पॉसिबल नहीं होती, तो वहां पे आप पेलिएटिव ट्रीटमेंट देते हो ताकि उसके स्प्रेड को और आउटकम को थोड़ा स्प्रेस किया जाए, ठीक है। और मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ द वेजाइना उसमें ऑफन सेकेंडरी टू द सर्वाइकल और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एसोसिएट करता है विद द प्रीवियस पेल्विक रेडियोथेरापी और सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर। ट्रीटमेंट में आपने प्राइमरी रेडियोथेरापी करनी है विद प्रोग्नोसिस डिपेंड ऑन द डिफरेंट, बस वही है, मतलब स्टेज के मुताबिक ही आपने देखना है कि आगे रेडियोथेरापी चलेगी या कीमो चलेगी। जो वल्वा है, वल्वुलर डिजीज है, उसमें भी मेनली आपकी रेडियोथेरापी चल रही होती है, ठीक है। सिर्फ ये थेरापीज इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दफा आपने यहाँ से देख लिया, बाकी इंशाल्लाह वहां पे आपका हो जाएगा। इधर भी रेडियो है, प्राइमरी रेडियोथेरापी है, मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ वेजाइना में भी और मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ वल्वा में भी। आपने यहाँ पे जो सिर्फ याद रखना है वो ये चीजें याद रखनी है, ये वाली एक्सटेंट और ये स्टेजेस, बाकी इतना कोई पढ़ने वाला है नहीं इसमें।